हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। आइए हम आज क्लास 10 का मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड की परीक्षा में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक रहेगा आपका 70। आपको निर्देश है कि जो आपका 15 मिनट जो दिया जा रहा है, 3 घंटा 15 मिनट, जो 15 मिनट दिया जा रहा है वो क्या करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। क्या दिया जाता है? जो प्रश्न पत्र रहता है उसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का क्या मिलता है? समय मिलता है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, अ और ब। कितने खंड होंगे? 2 खंड होंगे। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। जो खंड अ रहेगा, जो जो खंड अ रहेगा, जो खंड अ रहेगा, इसमें आएंगे 20 प्रश्न। और 20 प्रश्न कैसे रहेंगे? तो ये रहेंगे बहुविकल्पी। ये रहेंगे बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य है। दूसरे खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे? वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। अर्थात ये 50 नंबर का जो 50 अंक का जो होगा वो क्या होगा? ये लिखित रहेगा। ये बहुविकल्पी नहीं रहेगा, क्या है? लिखित रहेगा, वर्णनात्मक रहेगा। ये खंड क्या रहेगा? ये खंड रहेगा ब। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? तो टोटल प्रश्न रहेंगे 5। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र ब में कुल 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न, जैसे प्रश्न एक में दिया है, प्रश्न अगर एक में दिया है तो एक में दिया रहेगा तो ये स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि प्रश्न एक में कितने भाग करना है। 4 भाग करना है 5 घंटे। अगर 6 सवाल है तो उसमें से कितने सॉल्व करना है। तो अगर 6 में से 4 ही सॉल्व करना है तो हम 4 ही करेंगे, है नहीं करेंगे। तो ये बता दिया गया कि प्रारंभ में स्पष्ट क्या किया जाएगा? स्पष्ट लिख दिया गया है। स्पष्टता क्या किया गया है? लिख दिया गया है कि कितना भाग हमें करना है। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जितने प्रश्न रहेंगे उनके सम्मुख क्या रहेंगे? अंक अंकित रहेंगे। प्रश्न प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। फर्स्ट से प्रारंभ करिए और क्या करिए? अंत तक करते रहिए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो नहीं आएगा उसको क्या करना है? परीक्षा में उसके लिए समय क्या करना है? नष्ट नहीं करना है। उसको क्या करना है? छोड़ देना है। आइए अब हम क्या करते हैं? खंड अ के 20 अंक के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए, ये हमारा खंड अ हो गया। खंड अ में ये क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने ये रहेंगे? ये 20 रहेंगे। और आपको इस प्रकार OMR सीट मिलेगी। OMR सीट मिलेगी। इसमें अपना नाम, अनुक्रमांक, विषय, दिनांक, यहाँ अपना क्या हस्ताक्षर करेंगे। अब आइए प्रश्न देखते हैं। दे रहा है, पहला प्रश्न है, निम्न में परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर न हो, तो यह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। और P क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। Q भी क्या है? पूर्णांक है। P और Q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है, पूर्णांक होने के बावजूद ये 0 के बराबर
क्यू क्या होना चाहिए, 0 बस नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी रहे वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आइए देखते हैं। ये देखिए करनी में है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये करनी में 5 है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये करनी में 11, ये भी परिमेय संख्या नहीं होता। इसको देख लेते हैं सी वाले विकल्प को। अगर सी वाले विकल्प को देख रहे हैं तो क्या दे रहा है, 3 प्लस करनी में 23 माइनस करनी में 23। अब देखिए प्लस करनी में 23 में से माइनस करनी में 23 अगर घटा देंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। 3 को क्या सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब OMR शीट में जो है आप ये प्रश्न पत्र एक, ये क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, इसका विकल्प नंबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो आप सी को क्या करेंगे, इस तरह से कलर कर देंगे। इतना समझ में आ गया। जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, आंसर शीट में ये कलर कर देंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात। आप जानते हैं विविधकर, विविधकर आप लोग पढ़े होंगे, विविधकर को विवेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या इसे विवेचक भी कहते हैं। विवेचक कहते हैं, इसे दर्शाते हैं कैपिटल डी से। ये बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए क्या कह रहा है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर ये क्या होता है, हमारा 0 होता है। क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ये क्या, जब मूल बराबर होते हैं तब। जब मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हम कर लेंगे। यहाँ देखिए दिया क्या है, तो दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर ये क्या है 0। तो इसका मतलब a क्या हो गया है, कहेंगे कि a क्या स्थान पे क्या है, आप इससे तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 से तुलना कर दीजिए। तो यहाँ a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे आप कहेंगे 2 है, b के स्थान पे क्या है, तो b के स्थान पे ये हमारा k है, c के स्थान पे क्या है, तो c के स्थान पे हमारा 3 है। यह स्पष्ट समझ में आ गया। अब देखिए विविधकर क्या होता है, जब मूल समान होते हैं तो विविधकर हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। आइए तो b का मान कितना है, k, तो ये हो गया हमारा k² माइनस 4, a का मान कितना है 2 है, b का c का मान कितना है, ये c का मान 3 है, ये हो गया हमारा क्या 0। यहाँ k² बराबर ये जाते हैं 12, 12 दूना के क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा, बराबर ये क्या 0। अब k बराबर ये हो गया, इधर क्या आएगा, तो ये 24 हो जाएगा। तो k का मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करने में 24 हो जाएगा। यहाँ 4 6 24, तो इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 6। अब देखिए 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और करने में क्या बच जाएगा 6। k का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 करने में 6, यही तो है। यदि ये दूसरा प्रश्न है, इसका विकल्प नंबर क्या आ रहा है, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर सी हमारा आंसर आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये दूसरे का
सी है तो दूसरे का सी को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे इस पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x व y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एक हमारे पास समीकरण दिया है, समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तब पूछ रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, और विकल्प में हमें x y का मान दिया है, ये 0 6 3 1 1 3 4 2। इसका मतलब ये है कि ये जितने मान हैं वो एक्स वाई का मान है। अतः जब एक्स वाई का मान है तो एक्स प्लस 3y का मान, एक्स वाई का मान रखेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग 6 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं कि किस मान के लिए क्या ये x प्लस 3y का मान 6 आ रहा है। तो x का मान अगर 0 रखते हैं और y का मान क्या रखते हैं 6, तो 6 गुणे 3 ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 6 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये विकल्प नहीं होगा, अर्थात ये विकल्प हमारा क्या है, गलत है। दूसरा रख कर देखते हैं, x के स्थान पे क्या रखें, ये क्या है, x का मान है, ये y का मान है, 3 रखते हैं, 3 प्लस 3, y का मान कितना है 1 है, 1 रखते हैं, तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ रहा है 6, देखिए 6 के बराबर आ जा रहा है, 6 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, x का मान 3 और y का मान 1 है। यही विकल्प हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर तीसरा का क्या है बी, तो तीसरे का बी को हम क्या करेंगे, कलर कर। ये मार्कशीट में कैसे भरेंगे ये तो पता हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो आकृतियां जिसके रूप समान हो परंतु उनके अमाप समान न हो कहलाती है। क्या कर रहा है, दो आकृतियां हैं, उनके रूप समान है, रूप एक जैसे हैं, रूप एक जैसे हैं परंतु उनके अमाप समान न हो, मतलब माप समान नहीं हो लेकिन रूप एक ही जैसा, उसे कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं, समरूप। और यहाँ आकृतियां हैं, आकृतियां हैं तो ये क्या होगा, समरूप आकृतियां। देखिए सम मतलब एक जैसे, अरूप मतलब रूप, एक जैसा रूप, सम मतलब एक जैसे, रूप मतलब रूप, एक जैसा अगर रूप होगा तो उसे क्या कहेंगे, सम रूप कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जिसके रूप समान हो तो समरूप तो हो गया, और ये आकृतियां हैं तो ये आकृतियां हो जाएगी, अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या हो। आइए देखते हैं, क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, आप कहेंगे कि 1 बटा करनी में क्या होता है, 1 बटा करनी में 3 होता है, ये तो होता है। यहाँ देखिए एक ये स्क्वायर है, 1 बटा करनी में 3 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा 1 प्लस 1 बटा करने में 3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। आगे देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या आ गया, हट जाएगा, 1 माइनस 1 बटा ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 3।
क्योंकि वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3। 3 एकम 3, 1 क्या हो जाएगा, 4, 4/3। अब देखिए y पदों का गुणा किया जाता है, तो ये मिडिल पद, ये y पद गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बटा में 3 गुणे 4। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सुई हो गई, ये 1 मिनट चली है, यहाँ से आकर यह क्या हो गई, 1 मिनट में मान लीजिए कि इस बिंदु पर पहुंच गई। अब इस प्रकार, मतलब सुई पहले यहाँ थी, 1 मिनट चलने के बाद यह इस बिंदु पर पहुंच गई। इस प्रकार जो ये त्रिज्यीय खंड बन रहा है, इस प्रकार जो ये त्रिज्यीय खंड बन रहा है, इसी का क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 6 अंश का। अगर 2 मिनट में तो 12, 5 मिनट में 12×5 = 60, सॉरी 5 मिनट में 5×6 = 30। तो इसका मतलब 1 मिनट में ये कोण कितना बना दे रही है, दोनों के बीच की ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये कहेंगे कि ये हो गया हमारा 6 अंश। ये लंबाई कितना दिया है, ये हमारा आर दिया है, आर ही तो दिया है, आर सेम ही है। ये सुई की लंबाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। यही हमारी त्रिज्या है, यही सुई की लंबाई भी हो जाएगी जो त्रिज्या है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड। अब देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा, थीटा का मान ये कितना है, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 6 अंश का। तो 6 बटा में 360 गुणे पाई, आर का मान आर ही दिया है, यहाँ लंबाई कितना दिया, आर दिया है, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा में 36, ये 60 हो जाएगा, 60 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 60। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, वही क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, करनी में 25 है, 25 को लिख सकते हैं, ये क्या है 5 प्लस माइनस 5। तो प्लस 5 लिखें या -5 लिखें, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 रहेगा तो 5/1 इसे पर लिख सकते हैं, या माइनस रहेगा तो -5/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो दोनों परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 5 माइनस करने में 3, ये क्या है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है।
इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय संख्या है। तो दे रहा है कि विकल्प ए, विकल्प बी, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, विकल्प बी। सी में दिया है ए और बी दोनों, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो है नहीं, अतः विकल्प नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मार्कशीट में क्या बी नंबर रख देंगे। अब देखिए दिया है आगे कि रेखाओं रेखाओं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कि क्या मतलब, कि केवल और केवल एक हल, या एक ही हल होगा x और y का एक ही मान के लिए, ये क्या करेगा, ये समीकरण संतुष्ट होगा, बाकी के लिए ये संतुष्ट नहीं होगा। मतलब x और y के निश्चित मान के लिए, मतलब निश्चित श्योर मान के लिए ही क्या होगा, ये समीकरण संतुष्ट होगा। बाकी x और y के की और उस इकलौता को छोड़कर अन्य से ये क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। इसके लिए ये होता है कंडीशन, देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार के दो समीकरण हैं। तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 c1 बटा में c2, a1 बराबर a2 b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बटा में c2 अगर इस प्रकार का रहेगा, तो ये है क्या, अपरिमित। अपरिमित क्या होगा, अपरिमित मान रहेगा। अपरिमित मतलब कि किसी भी मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, एक निश्चित मान के लिए नहीं, क्या, अनेक मान के लिए ये क्या होगा, ये सत्य होगा। ये अपरिमित मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक, यदि a1 a2 c1 बटा में c2 तो इस प्रकार है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और अगर c1 बटा c2 अगर बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए क्या है, किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है। अर्थात ये क्या किया जा सकता है, x और y के किसी मान के लिए क्या होगा, दोनों, ये दोनों समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए a1 और a1 बटा a2 b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं है, तो ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब कि केवल और केवल एक ही हल इसका होगा। मतलब x और y का केवल एक ही मान के लिए ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। ठीक है, ये क्या है, अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल होंगे। ये किसी भी मान के लिए सत्य नहीं होगा, ये
सभी मान के लिए सत्य होगा, ये अपरिमित मान के लिए सत्य होगा, ये किसी भी मान के लिए सत्य नहीं होगा, ये केवल केवल और केवल क्या अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल और केवल एक उपनिष्ठ मान के लिए ही क्या होगा, ये सत्य होगा। इसका मतलब कह रहा है कि अद्वितीय हल, तो इसका मतलब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, अतः विकल्प नंबर सी ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये देखिए दिया है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल है। क्या पूछ रहा है, धारा के विपरीत नाव की चाल पूछ रहा है। अब देखिए ये नदी का बहाव इस साइड है, नदी इधर बह रही है, ठीक, और एक यहाँ बोट है, ये हमारा क्या है, नाव है। ये शांत जल में चल सकती है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। अब कह रहा है कि धारा का गति कितना है, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकती है जब शांत जल रहेगा, जल का कोई उसमें योगदान नहीं रहेगा, जल एकदम पूरा शांत रहेगा, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या चलेगी, ये चलेगी। लेकिन ये क्या है, धारा की चाल भी 3 किलोमीटर है, धारा भी क्या है, मान लीजिए ये धारा बह रही है, जब धारा बह रही तो 3 किलोमीटर, और यह जब धारा की दिशा में जाएगा तो 3 किलोमीटर, और क्या होगा, 3 किलोमीटर धारा का जो गति है, धारा का चाल है और नाव का चाल है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे। जैसे आप तैर रहे हैं, अगर धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो आप क्या होगा, आप तेज तैरेंगे, अगर धारा के विपरीत में अगर तैरना होगा तो क्या होगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। ये कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत, तो धारा की चाल 3 है, और नाव शांत जल में नाव की चाल क्या है, 8 है। लिख लेते हैं इसको, धारा के विपरीत चाल। अब देखिए धारा का अगर दिशा में रहेगा, अगर धारा की दिशा में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। धारा की चाल, धारा की, ठीक, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत आएंगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा दोनों का चाल। इस शांत जल में नाव की चाल कितना है, 8 है, और धारा की चाल कितनी है, 3 है, ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, देखिए ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आएगा उत्तर किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 5, ये मीटर प्रति सेकंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहले विकल्प अच्छे से देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, विकल्प को लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु है वह त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ई डी के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज कौन सा है, ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, और एक त्रिभुज कह रहा है बी डी ई, मान लेते हैं बी, और कह रहा है कि जो डी भुजा है वो बीसी का, यही बीसी का मध्य बिंदु है, तो इसको मान लेते हैं कि डी है। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हमारा मिल गया। अब देखिए समरूप त्रिभुज होने के लिए तीनों एंगल बराबर हो जाए तब ये समरूप हो जाएंगे, या
दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तब हो जाएंगे, या तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तब समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए ये अगर त्रिभुज ए बी सी लेंगे और या त्रिभुज ई बी डी लेंगे तो इसके लिए क्या है, ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हो गए। अब देखिए एक प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे के समानांतर होती, मतलब इस ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिला है तो ये तीसरे के क्या होगी, ये तीसरे भुजा के समानांतर होगी और क्या होगी, आधा होगी। अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, 2.5 होगा। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रही है। अब देखिए तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके क्या होते हैं, उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखिए ये कोण के बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। ये कोण के बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ई बी डी। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल ये क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस भुजा क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ ए बी का वर्ग बटा में ये क्या हो जाएगा, बीई का वर्ग। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये पूरी भुजा जो है, ये पूरा भुजा जो है हम मान लेते हैं क्या, एक 2 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब कि यह क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ये पूरी भुजा 2 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं तो ये ई मध्य बिंदु होगा, तो इसका मतलब बी ई क्या हो जाएगा, तो बी ई 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए मान रख देते हैं, ए बी का 2 रखेंगे तो 2 दूना के ये 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी ई का मान 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 बटा में 1। अगर इसे अनुपात में लिखेंगे तो 4 संबंधी क्या हो जाएगा, 1। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं यदि x1 y1 अगर ये कोई बिंदु है और ये रेखा का दूसरा भी जो बिंदु है वो दे रहा है x2 और y2 है। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस y1 बटा में 2 और सॉरी क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन का आयतन होता है, आप तो सूत्र जानते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यह विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक और दो दोनों।
तो कभी भी एक परिमेय, लिख देते हैं परिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए कैसे होता है। हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है और करनी में दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसका योग करिए, तो जब योग करेंगे तो एक हो गया यह, प्लस करनी में दो का मान कितना होता है? 1.41 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2.414, इसे क्या भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? साधारण भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आसान अनावर्तित दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है क्या कि आंकड़ों 2 6 4 2 0 2 1 3 का बहुलक। बहुलक क्या होता है? जिस आंकड़े की बहुलता ज्यादा होती है, बहुलता मतलब कि जो जितनी बार आती है, जो आंकड़े अधिक से अधिक जितनी बार आती है, वही हमारा क्या बहुलक, वही हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि बहुलता होना चाहिए। यहाँ देखिए दो कितने बार प्रयोग हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार। और कोई देखते हैं, छह कितने बार? एक बार। चार कितने बार? एक बार। तीन कितने बार? दो बार। और एक बार। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा प्रयोग कौन हुआ है? तो कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है दो, तो इसका मतलब कि दो हमारा क्या हो गया? बहुलक हो गया। अब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दे रहा है कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, कोई हल नहीं होगा। तो अभी बताए थे आपको कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर ये है, हमारा क्या हो गया? अगर 0 है तो अगर इसके लिए अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। अब देखिए इसका मतलब कि a1 और a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 क्या होना चाहिए? बराबर होगा, तब जाकर ये क्या होगा? तब कहा जा सकता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। अब c1 के बारे में कुछ दिया नहीं है, c1 बटा में c2 a1 बटा में a2, इसका मतलब ये विकल्प तो होगा नहीं, ये विकल्प होगा नहीं, ये विकल्प होगा नहीं। ये किसके लिए है? ये अद्वितीय हल के लिए है। इसका मतलब विकल्प नंबर ए ये हमारा क्या कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। मैच कर रहा है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर दो समबाहु त्रिभुज रहेंगे तो वो समरूप होंगे, समकोण रहेंगे तो समरूप होंगे, या समबाहु रहेंगे तो होंगे, या सर्वांग रहेंगे तो होंगे। ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्यों हुआ? देखिए सर्वांग मतलब होता है सर्व धन अंग धन सम।
सर्व मतलब सभी, अंग सम, जिसका सभी अंग, मतलब अंग का मतलब भुजा से है, जिसका सभी भुजा समान हो, बराबर हो, वो क्या होता है? सर्वांग सम। तो जितनी भी जो आकृति जो आकृति जो आकृति जो भी आकृति सर्वांगसम हो, वह क्या होगा? वह समरूप भी होगा। ठीक है। जो आकृति सर्वांगसम हो, वह क्या होगा? समरूप भी होगा। तो सभी त्रिभुज समरूप होंगे अगर वह क्या है? सर्वांगसम है। मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 दिया है कि साइन 48 अंश माइनस कास 42 अंश का मान है। अब देखिए ये साइन तो 48 है। अब देखिए इस कास को क्या लिख सकते हैं? कास को लिख सकते हैं 90 माइनस 48। काश 42 अंश को क्या लिख सकते हैं? काश 90 माइनस 48। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा साइन 48 है। ये क्या हो जाएगा हमारा? आप कहेंगे कि ये घटाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या है? तो थीटा के स्थान पे 48 है। ये हो गया हमारा 48 अंश। ये साइन से साइन ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये साइन 48 में से साइन 48 घटेगा, क्या हो जाएगा? ये हमारा 0 हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन है। आप ये फार्मूला जानते हैं? छिन्नक का फार्मूला क्या होता है? तो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 देखते हैं। कह रहा है कि 616 और 32 का HCF क्या होगा? आइए निकाल लेते हैं। अब देखिए ये कितने बार जाएगा? ये कहेंगे एक बार जाएगा, क्योंकि 32 दूना 64 हो जाएगा। एक बार जाएगा तो ये क्या हो गया? 32 हो गया। 32 होगा तो बचेगा कितना? यहाँ 29 बचेगा। ये 6 हो गया। अब कितना बार जाएगा? 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। बचेगा कितना? यहाँ 8 बचेगा। फिर ये 32 और चौके 32। मसा ऐसे ही निकालते हैं। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा मसा होता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दिया है शांत जल में नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल। जब धारा की दिशा में रहेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो शांत जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्योंकि धारा में अगर जाएंगे तो क्या करेंगे? हम तेज जाएंगे। तो तेज जाएंगे का मतलब आपस में ये दोनों जुड़ जाएगा। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने खंड अ का 20 क्वेश्चन कर लिया। अब क्या है? खंड ब। खंड ब में कितने रहेंगे? इसमें 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्न में से
निर्देश दिया रहेगा कि किसमें कितना प्रश्न करना है। जैसे देखिए खंड ब हो गया, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कितने खंड को करना है? 5 खंडों को ही हल करना है। तो हम गिन कर कितना करेंगे? 5 खंड ही हल करेंगे। आइए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि यदि मूल 3 है तो इस समीकरण को क्या करेगा? ये संतुष्ट करेगा। इस समीकरण में अगर 3 रखेंगे तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो मान लेते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 है। मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर इतना है। अब दे रहा है कि पी एक्स बराबर कितना है, इसी का मान कितने के बराबर दे रहा है? यही दे रहा है हमारा, कितने के बराबर दे रहा है? यही हमारा दे रहा है 0 के बराबर। अब पी एक्स में मूल क्या है? 3 है, तो पी की जगह पर ये क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। जब 3 रखेंगे तो इसका मान ये 0 है ही है। अब रख दीजिए इस समीकरण में, यही तो समीकरण है, पी एक्स का यही तो है मान, 3 रख दीजिए। के गुणे ये एक्स का मान कितना हो गया? 3 माइनस 6 बराबर ये क्या हो गया? 0। यह क्या हो गया? 9 माइनस 3 दुना के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6 के माइनस 6 बराबर ये क्या हो गया? 0। ये घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 6 के बराबर ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 6 के ये इधर जाएगा तो माइनस 3 के हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। अब देखिए के का मान निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस 3, ये इधर चला जाएगा माइनस 6, ये क्या होगा? माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/2। के का मान कितना आ गया? 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac²। अब देखिए पहले चित्र हम बना लेते हैं। ये हमने चित्र बना लिया, ए सी, और ये बी हो गया। ये क्या है? सी क्या है हमारा? समकोण है, 90 अंश है। ये कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो जब त्रिभुज ए बी सी, अब क्या हो गया? तो इसे लिखेंगे सम द्विबाहु, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब समकोण है तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। हम जानते हैं कि कर्ण क्या होती है? सभी भुजाओं से क्या होती है? बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? इस इस प्रकार इस प्रकार क्या होगा? ए सी बराबर बी सी। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा?
पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ ए सी का मान कितना है? ए सी का मान यहाँ से बी सी का मान ए सी या ए सी का मान बी सी, ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमसे पूछा क्या है? देखिए सिद्ध करना है ए सी, तो इसका मतलब कि बी सी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? ए सी रख सकते हैं। ये हम मान लेते हैं, ये है हमारा समीकरण नंबर, हम एक इसे मान लेते हैं। तो ये क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बी सी जो है वह ए सी के बराबर है। यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 2ac स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था कि ए बी जो स्क्वायर है, जो हमारा ए बी स्क्वायर है वह 2ac के बराबर है। ये क्या हो गया? हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। ये क्या है? यह सिद्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से उपरोक्त समीकरण का तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे a1 बराबर ये क्या हो जाएगा? a1 बराबर क्या हो गया हमारा? a1 बराबर k हो गया। b1 बराबर क्या हो गया? b1 बराबर ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा 3। c1 बराबर क्या हो गया? ये माइनस, ये -3 हो गया। ठीक, अब इस समीकरण को जब इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a2 बराबर ये हमारा 12 हो जाएगा। b2 बराबर ये हो जाएगा। c2 बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा -। अब हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है? अनेक हल होगा जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। ये क्या होगा? ये कंडीशन क्या होता है? ये कंडीशन होता है अनेक हल के लिए। ये क्या है? समीकरण के अनेक हल के लिए ये क्या होता है? ये कंडीशन होता है। आइए तुलना करते हैं। a1 का मान कितना दिया है? a1 का मान दिया है a, a2 का 12 दिया है, b1 का 3 दिया है,
B2 का कितना दिया है, K दिया है। C1 का क्या है, -3। C2 का क्या है, -K। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस। आगे देखिए, अब इसमें से दो पदों का तुलना करते हैं, दो पदों का तुलना करते हैं। ये क्या हो जाएगा, K बटा में 12 बराबर 3/में क्या हो जाएगा, K। ये हो जाएगा K² बराबर, यहाँ क्या बढ़ते हैं 36। तो K बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ इधर वर्ग है तो इधर आएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो गया, ये +-6 हो गया। अब इन दोनों का तुलना कर देते हैं, ये दो का तुलना तो कर दिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों का तुलना कर देते हैं। जब इन दोनों का तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3K बराबर K-3 में ये K हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3K हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा K² माइनस 3K। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3K प्लस 3K बराबर यहाँ क्या हो जाएगा K²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं K² बराबर 6K। तो K का मान क्या हो जाएगा, K का मान हो जाएगा 6, K का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी K का मान +6 आया था, यहाँ भी K का मान +6 आया है। तो K का मान क्या हो जाएगा, K का मान कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक बेलन का आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात। क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया है, क्या क्या दिया है, लिख लीजिए। दिया है, दिया है त्रिज्या r बराबर 4 सेमी और ऊंचाई ऊंचाई h बराबर 14 सेमी। ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है 2πr h। ये 2 हो गया, पाई का मान 22/7, h का मान, r का मान कितना है, r का मान 4 है, h का मान कितना है, 14 है। अब देखिए ये 7 दूना के 14, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 22 गुणे 16, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 352। ये क्या है, सेमी है स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना
3 करने में 2 एक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य अभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ज्ञात कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं कि ये परिमेय है, तो ये 3 करने में 2 बराबर ए बाई बी हो। ज्ञात कर सकते हैं कि 3 करने में 2 बराबर ए बटा में बी हो। यह है, उसी को लिख सकते हैं ए बटा बी के रूप में लिख सके हैं, या इसे लिख सकते हैं, करने में 2 बराबर इसे लिख सकते हैं ए बटा में 3b। अब देखिए, क्योंकि 3 ए और बी ये क्या है? पूर्णांक है। इसलिए ए बटा में 3b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ये बात समझ में आ रही है? 3 ए और बी पूर्णांक है, तो अगर दो पूर्णांकों को भाग्य किया जाए तो ये क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं। है समझ में? अतः करने में दो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, जब इधर ये परिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होगा? ये परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि यही इसी के बराबर है ना। ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन करनी में दो वास्तव में क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः करनी में 2 क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन करनी में 2 वास्तव में क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि निकलता है कि 3 करने में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमने शुरू में क्या मांगा था? हमने माना था कि जो 3 करने में 2 है, एक क्या है?
हमने माना था कि 3 करनी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ करनी में 2 क्या निकल कर आया कि हमने तो माना था कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन निकल के क्या आया, लेकिन रियल में क्या है, रियल में करनी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब हम वो तथ्य माने थे कि वो परिमेय संख्या है, वो हमारा तथ्य क्या हो गया, गलत हो गया। यह निष्कर्ष क्या निकलता है कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बिंदु a,3b, -a,3b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी होती है करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 के स्थान पे क्या है, a है, इसे लिख देंगे माइनस a, यहाँ माइनस है तो माइनस a1, x1 क्या है, a है, इसी का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 तो यही है, -3b, या माइनस ये क्या है, y1 के स्थान पे क्या है, 3b, इसे क्या क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, -6b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्ग करेंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, 6 का क्या होगा 36, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो करनी में ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दो बिंदुओं के बीच की क्या हो जाएगी, ये हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। दोस्तों ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही प्रश्न तक इसे क्या करते हैं, सीमित करते हैं। फिर जो अगला क्लास है उसमें उसको क्या कर दिया जाएगा, शेष को मेंशन कर दिया जाएगा। हमें आशा है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।